हाय गाइस, वेलकम टू टॉपर 360। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मेडिवल हिस्ट्री को और इसको पूरा ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो ये अभी कर रहे हैं ये घटना चक्र है और इसका हम फेज 1 कर रहे हैं। फेज 1 का मतलब क्या होता है कि इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और इसको करने के बाद क्या होगा कि हम मतलब हमारा रीच बढ़ेगा एग्ज़ाम में मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने का। ओके, हम एंशिएंट हिस्ट्री कर चुके हैं, उसका फेज 1 ये दूसरा वीडियो है, ये मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर होगा। और उसके आगे फिर हम करेंगे तो वो होगा मॉडर्न के ऊपर। उसके बाद हम मिसलेनियस को कवर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ये कुछ हद तक ख़त्म होगा, फिर हम लूसेंट से भी इसको हम कवर आउट करेंगे। तो एक फेज है, देखिए इसको हम कैसे रीच आउट करते हैं, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो सेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे वो है मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया, मतलब मुसलमान का भारत पे आक्रमण। तो ये होता है वेयर इज़ मीका। तो मीका कहाँ पे है? सऊदी अरबिया में। द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वॉज फर्स्ट यूज बाई द अरब्स। मतलब कि जो वर्ड हिंदू जो था एज ए रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वाज पहले बार जो यूज किया गया था वो अरब के द्वारा यूज किया गया था। फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया ऑक्योर इन 1712 एडी। पहला जो मुस्लिम के द्वारा अटैक जो था इंडिया पे वो 1712 एडी में किया गया था, 712 एडी। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वेर्ड सिंध इन 712। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था 712 में। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इंडिया वाज द अरब। पहला जो मुस्लिम इन्वेडर था इंडिया में वो थे अरब लोग। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम वाज अरब। मोहम्मद बिन कासिम क्या थे? वो अरब थे। ओके। तो सबसे पहले हमने अगर कुछ देखा तो वो था कि मोहम्मद बिन कासिम को देखा, उसके बाद मोहम्मद गजनवी को हम देखेंगे, फिर मोहम्मद गौरी को हम देखेंगे। अब मोहम्मद गजनवी जो था इन्वेडेड 17 टाइम्स और इन्हीं के समय में अलबरूनी आए थे। ही केम टू इंडिया इन 11th सेंचुरी एडी। ही केम टू इंडिया विथ मोहम्मद गजनवी, फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडीड पुरान्स। पहले मुस्लिम थे जिन्होंने पुरान्स को स्टडी किया था। इसी के समय में एफ से आप याद रखिएगा, फिरदौसी, उत्बी, फारूकी, अलबरूनी आए थे। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ट्रेवलर इंडिया में आए टाइम टू टाइम। जैसे अगर मैं आपको ध्यान दिलाने चाहूँ तो ह्वेन सांग जो थे हर्षवर्धना के समय में आए थे। फाहिन जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। ओके। उसके बाद ईबान बतूता वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। एंड निकोलो कांटी इटालियन ट्रेवल वो भी आए थे, मतलब शायद चोल रीजन को समझने के लिए शायद वो आए थे। आई विल टेल यू, निकोलो कांटी भी आए थे। तो ये ट्रेवलर के बारे में हमको पता चला कि ये जो थे ये मोहम्मद गजनवी के समय में आए थे। इनके साथ फिरदौसी, उत्पी, फारूकी, अलबरूनी भी आए हुए थे। अब मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आता है। क्यों आता है? क्योंकि मोहम्मद गजनवी GHA से स्टार्ट होता है, यानी मोहम्मद गौरी GHO से स्टार्ट होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 में। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था 1192 में। बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था 1194 में। आइए थोड़ा हम इसके स्टोरीज को जानते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जब हुआ तराइन, तो उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में युद्ध को लड़ा और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। अगर इन्होंने मोहम्मद गौरी को यहाँ पे मार दिया होता, इस मतलब किल कर दिया होता, तो हमारा आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन इन्होंने, जैसे राजपूतों का हमेशा से ये रहा है कि हमेशा से वो अनकंफर्टेबल रहते हैं और मतलब मौका देते हैं अपने दुश्मनों को, जो कि नहीं देना चाहिए था। आज हम लोग का इतिहास कुछ अलग होता अगर वो अच्छे होते तो, बट कोई बात नहीं। तो इन्होंने इसको मौका दिया। फिर ये बंदा दोबारा 1 साल इनके वीकनेस को समझ के इनके दुश्मनों से दोस्ती करके फिर से अटैक किया और ऑब्वियसली 1192 में इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और बिहार के स्वर्णिम इतिहास में मध्यकालीन में मोहम्मद गौरी ने अपना नाम दर्ज किया और उसके बाद से एक नए युग की शुरुआत हो गई। फिर इस युद्ध को जीतने में जयचंद ने काफ़ी मदद की थी, तो उसने अपने एम्पायर या फिर उसने अपना हक मांगा, लेकिन उसको देने से मोहम्मद गौरी ने मना कर दिया और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में बैटल ऑफ चंदावर हुआ और 1194 में जाके फिनिश हुआ। 1194 में ही हुआ था। ओके। बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इंडिया इज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन था उसने मुस्लिम डोमिनेशन जो था वो इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगर हम सीक्वेंस बात करें तो मोहम्मद गजनवी GHA है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा GHO है तो ये 2 नंबर पे आ गया। फिर जेंगिस खान ये 3 नंबर पे आ गया और तैमूर जो है 4 नंबर पे आ गया। क्वाइन विच मुस्लिम रूलर बियर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी मोहम्मद गौरी। आइए थोड़ा, मोहम्मद गौरी ने कुछ समय तक रूल किया था और उसने कुछ काम भी किए थे, बहुत अच्छे काम किए थे। तो वो कौन सा? तो उसने इमेज जो देवी लक्ष्मी थी उसके ऊपर उन्होंने एक इमेज को पोर्ट्रे किया था, तो दैट इज मोहम्मद गौरी ने सिक्के पे देवी लक्ष्मी के इमेज को पोर्ट्रेट किया था।
मोहम्मद गौरी ग्रांटेड फर्स्ट एकता इन इंडिया टू कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने पहला एकता ग्रांट किया था। अब हम बात करते हैं पहले के टाइम में मिडाइवल हिस्ट्री में जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके कुछ स्लेव होते थे, और वो स्लेव वो काफ़ी बहादुर स्लेव होते थे, जैसे कि बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दोनों स्लेव थे मोहम्मद गौरी के। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने पूरे के पूरे बिहार और बंगाल को जीत लिया था। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कॉन्क्वर्ड बिहार एंड बंगाल, तो दैट इज कॉल्ड बख्तियार खिलजी, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज सेकंड टॉपिक, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। दैट इज कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। नाम ही है स्लेव क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो स्लेव था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। ओके, तो अब हम स्लेव डायनेस्टी के पढ़ें। स्लेव डायनेस्टी में अगर हम रूलर्स के बारे में पढ़े, जैसे क्या चीज़ है, तो मतलब मिडिवल हिस्ट्री में तो वो स्टार्ट होता है, एक ट्रिक है SKT, सख्त सा लौंडा। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आइए, फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, जैसे कि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ही इज नोन एज लाख बख्श, उनको लाखों का दान देते हुए कहा जाता है, ये फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी के। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मॉस्क्यू था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन क्यों? क्योंकि इस जो मॉस्क्यू है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसमें 2.5 दिन का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इसमें 2.5 दिन का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। आप समझ गए मेरी बात को? उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसने किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके हाइट को बढ़ाया था इल्तुतमिश ने, और बिजली गिर गई थी कुछ दिन बाद उसके ऊपर, तो उसका पुनरुद्धार फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज लाहौर। जो लाहौर था कैपिटल, ये कैपिटल का भी बहुत सुंदर सा कहानी है। सबसे पहले लाहौर से स्टार्ट हुआ, फिर दिल्ली जो था वो इल्तुतमिश लेके आए, फिर दिल्ली से दौलताबाद हमको लगता है मोहम्मद बिन तुगलक लेके आए, फिर दौलताबाद से शायद दिल्ली वो कौन किए हैं वो हम फ्यूचर में हम देख लेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए ना कि द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो कैपिटल था वो लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक डेथ, ही डाइड आफ्टर ए फॉल फ्रॉम हाउस फॉर प्लेइंग चौगान। ये लोग घोड़े पर बैठ के जो होता है ना पोलो, ये खेला करते थे, इसीलिए कहा जाता है पोलो जो था वो तुर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी समय क्या हुआ, घोड़ा तेज दौड़ था, घोड़ा पगला गया और उसके ऊपर से कुतुबुद्दीन ऐबक जी गिर गए, और गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। सुल्तान ऑफ द सल्तनत वाज द फर्स्ट टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ दिल्ली, तो वो इल्तुतमिश ने सबसे पहले लाहौर जो कैपिटल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और लाहौर से दिल्ली जो था वो इल्तुतमिश लेके आ गए। स्लेव डायनेस्टी के दूसरे रूलर है इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते, फिर हम रजिया सुल्तान के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत है लेकिन हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बलबन के बारे में पढ़ना है, ये बहुत ही खतरनाक और इसका इतिहास में बहुत ही गंदा नाम दर्ज है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करें। अब देखिए इल्तुतमिश के द्वारा कुछ जो काम किए गए हैं उसके बारे में देखिए। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, स्लेव ऑफ स्लेव, द मंगोल अंडर जेंगिस खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन। फर्स्ट ओमैन, ठीक है, तो ये समझ गया, ये मतलब क्या था, स्लेव ऑफ स्लेव था, क्योंकि ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था, मोहम्मद गौरी का, तो इसलिए स्लेव ऑफ स्लेव हो गया। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, द मंगोल अंडर जेंगिस खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन। ठीक है, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया कौन था? तो दैट इज कॉल्ड रजिया सुल्तान। ओके, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया, पहला महिला शासिका कौन थी मध्यकालीन भारत में? तो दैट इज रजिया सुल्तान। ये बात आप ध्यान में रखें। अब आइए हम थोड़ा बलहन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुआ है ये स्लेव डायनेस्टी में। इसने सबसे पहले क्या था, तुर्के चहलगानी को ख़त्म किया था। तुर्के चहलगानी क्या था, ये 40 लोगों का ग्रुप था, और इसने रजिया सुल्तान को कभी भी शांति से बैठने नहीं दिया। और ये जब आया शासन में तो इसने सोचा कि जब तक मैं तुर्के चहलगानी को ख़त्म नहीं करूँगा ये लोग मुझे अच्छे से नहीं रहने देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने तुर्के चहलगानी को इन्होंने ख़त्म किया। फिर इनका फुल नेम ऑफ बलबन वाज गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा जो नाम था वो गयासुद्दीन बलबन था। फ्लोर द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, इन्होंने लॉ और रक्त की नीति को अपनाई थी। थ्योरी ऑफ किंगशिप, इनको इन्होंने थ्योरी ऑफ किंगशिप को दिया था। ही जिम द टाइटल ऑफ जिले लाई शैडो ऑफ गॉड, मतलब शैडो ऑफ गॉड के इन्होंने टाइटल को भी अपनाया था। ये अकेले नहीं थे जिन्होंने जिले लाही के टाइटल को अपनाया था, इनके साथ और भी थे, जैसे BAM, तो एक तो थे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस टाइटल को अपनाया था। नौरोज फेस्टिवल जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो बलबन के समय में इंट्रोड्यूस हुआ। हेल्पर ऑफ कैलिफ, इट इज सुप्रीम इन इस्लाम। हेल्पर ऑफ कैलिफ क्या होता है? इट इज सुप्रीम इन इस्लाम। ओके,
सजदा को किसने स्टार्ट किया? बलबन ने किया, लेकिन शाहजहां ने इसको ख़त्म किया। नाम है स से सजदा, तो स से शाहजहां ने इसको ख़त्म किया और बलबन इसने स्टार्ट किया था। साजदा का मतलब क्या होता था कि जैसे कोई भी बाहरी आदमी अगर महल में इंटर करता है तो वो किंग के सामने उसके पैर में अपने सर को टेक के सलाम करेगा। ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था बलबन, ऑब्वियसली बलबन जैसा आदमी ही कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही क्रूअल था एंड मतलब क्रूअल नहीं बोल सकते इसको, लेकिन बहुत ही शार्प माइंड का आदमी था, मतलब स्ट्रैटेजिस्ट था। अगर औरंगजेब के बारे में बोला जाए तो बोल सकते हैं वी कैन से इट्स क्रूल। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा क्रूल बोल सकते हैं, बट बलबन को हम इंटेलिजेंट के कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे लाइक मोहम्मद बिन तुगलक, ऑब्वियसली। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा है, जैसे हमने सख्त सा लौंडा पढ़ा ना, तो सख्त सा लौंडा में स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैद एंड लोधी। तो हम अब खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत विच रूल फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए किसने रूल किया था? तो दैट इज कॉल्ड खिलजी। और अगर आपसे यहीं लगे हाथ पूछ दे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए, तो दैट इज कॉल्ड तुगलक। ये है डायनेस्टी में। अगर इंडिविजुअल रूप में पूछा जाए तो बलबन ने सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया था। ओके, सुल्तान ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलाउद्दीन खिलजी ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइटल को एज्यूम किया था। Padmani is associated with Alauddin conquest of चित्तौर. He was the wife of राणा रतन सिंह. एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात बन सकती है कि जो पद्मिनी था वो अलाउद्दीन खिलजी को सबसे पहले पद्मिनी से प्यार हो गया था, इसलिए इन्होंने चित्तौर में रन किया, लड़ाई किया। इनके हस्बैंड का नाम था राणा रतन सिंह। ये राणा रतन सिंह को ये मार देते हैं मतलब चीटिंग करके, और उसी के चलते पद्मिनी जो है जौहर कर लेती है। जौहर अगर आपको बोला जाए तो ये राजपूतों से रिलेटेड होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन? तो अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन के समय में जो रूलर था देवगिरी का वो था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, इन्होंने एक और चीज़ था, अलाउद्दीन खिलजी चूतिया आदमी था, ये दूसरे के वाइफ पे नज़र रखता था। इसने क्या किया, देवगिरी को जीत लिया और उसकी वाइफ को ये अपने यहाँ बना के ले आया। और उस समय वो जो रूलर कौन था देवगिरी का, दैट इज कॉल्ड रामचंद्र देव। द सुल्तान हु इज सेड टू हैव रेज्ड द लैंड रेवेन्यू इन 1/50% ऑफ द प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी खराबियाँ थी तो कुछ अच्छाई भी थी कि इन्होंने टैक्स, मार्केट कंट्रोल के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल किया था। इनके समय में एक पॉलिसी थी कि अगर कोई आदमी किसी चीज़ को तौलता है और अगर वो चीटिंग करता है 100 ग्राम की, तो 100 ग्राम उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाएगा। ये चीज़ थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्या बोल रहा है, द सुल्तान हु हैज टू रेज द लैंड रेवेन्यू 1/2 या 50% ऑफ द प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड अलाउद्दीन खिलजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुस्लिम रूलर इन्फोर्स ए स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज टाइम, दैट इज कॉल्ड अलाउद्दीन खिलजी। मुस्लिम रूलर जिसने स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज कॉल्ड अलाउद्दीन खिलजी। द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस वॉज हाईली सक्सेसफुल। अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे आज भी हम जहाँ से धान चावल जाके ले आते हैं, आज भी ये कॉमन है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड अलाउद्दीन खिलजी। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट to change Ghadi house tax, so that is called Alauddin Khilji, that is called Alauddin Khilji, that is called Alauddin Khilji. Which ruler of Delhi Sultan declared himself as Khalifa, so that is called Mubarak Khilji, 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 that is called Mubarak Khilji. Which ruler of Delhi Sultan declared himself as Khalifa, so that is called Mubarak Khilji. अब हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो अब तीसरा आ गया। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकेम फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल जो था अल्टीमेटली जो बिकम गया फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, वो थे गाजी मलिक। गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गाजी मलिक तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है। द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए कौन सा मतलब किया था, तो दैट इज तुगलक। और शॉर्टेस्ट के लिए अगर आपको बोला जाए तो दैट इज कॉल्ड खिलजी। आपके ध्यान में ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आइए, ये बहुत ही इंटेलिजेंट रूलर था, इसको पागल शासक भी कहा जाता था क्योंकि इसके इतना तेज पूरे मिडाइवल हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ है। देख लो यहाँ पे, इसको सब चीज़ आता था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता था, मैथ के भी बारे में पता था, मेडिसिन के बारे में भी पता था इनको। मोहम्मद बिन तुगलक ने डिपार्टमेंट आमिर कोही को इस्टेब्लिश किया था। ये जो आमिर कोही जो था ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, याद रखिएगा, कृषि से रिलेटेड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था ये। सेपरेट देखिए ना, यहाँ पे फिर से लिखा है एग्रीज डिपार्टमेंट एंड प्लान द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ आमिर कोही। इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था। ही
ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इन्होंने सबसे पहले तो लाहौर था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, लाहौर से दिल्ली आया ये इल्तुतमिश के समय में, और दिल्ली से सीधा दौलताबाद कर दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब दौलताबाद से दिल्ली आता है या कहाँ जाता है वो हम आगे देखेंगे। टोकन करेंसी जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक में। टोकन करेंसी का क्या मतलब होता है कि अगर आप कुछ दोगे तो आपको टोकन मिलेगा, उस टोकन से अब जाके सरकारी जो भी दुकान है या जो भी ऑफिशियल दुकान है वहाँ पे वो टोकन काम करेगा और वहाँ से आप सामान ले सकते हो। ये आज भी कॉमन है, किसी किसी होटल में आप जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप पैसा दोगे तो आपको टोकन देगा, वो टोकन आप ले जाके काउंटर पे दोगे तो वहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा। तो दिस इज टोकन करेंसी। ओके, अब हम बात करते हैं इबन बतूता। हमने बहुत सारे ट्रेवलर के बारे में पढ़ा है, उसी में से एक ट्रेवलर जो था इबन बतूता, तो ये तूता लिखा हुआ है, इसका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, तू। ओके, द मोरिश ट्रेवलर हु विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ही बिलोंग टू मोरक्को, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम, इन्होंने पोस्टल सिस्टम के ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। ऑन द डेथ ऑफ विच मुस्लिम रूलर ए हिस्टोरियन सेड द किंग वाज फ्री फ्रॉम द पीपल एंड द फ्री फ्रॉम द किंग। मोहम्मद बिन तुगलक, एक महान इतिहासकार ने कहा था कि जो किंग था उनको लोगों से मुक्ति मिल गई और लोगों को उसके किंग से मृत्यु हो मतलब मुक्ति मिल गई, मतलब वो लोग फ्री हो गए। वो किस शासक के बारे में कहा जा रहा है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जा रहा है। अब आइए हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम डील करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब हम डील करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिला, सुल्तान विच प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंड टू द अनएम्प्लॉयड, एस्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ा बात है, आज के समय में एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि उस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट था, और इसके ऊपर सबसे पहले अगर किसी ने काम किया था दैट इज कॉल्ड फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान विच हैड मस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट, हमें पता है स्लेव्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक स्लेव था, किसका, मोहम्मद गौरी का। उसी तरह से बख्तियार खिलजी एक बहुत ही बेहतरीन स्लेब था, मोहम्मद गौरी का। उसी तरह से फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे स्लेब अपने कोर्ट में रखे थे। PWD वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो आज भी काम करता है हम लोग के, मतलब PWD आज भी हर एक जिले में आपको ऑफिस से मिल जाएगा। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। बिगेस्ट नेटवर्क कलान भी फिरोज तुगलक ने किया था। लेविड इरिगेशन टैक्स एंड जिजिया ऑन ब्राह्मण, इरिगेशन टैक्स और जजिया जो ब्राह्मण पर लगता था उसको खत्म किया था फिरोज तुगलक ने। सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस मेजर फॉर इंप्रूविंग द, इन्होंने क्वालिटी ऑफ फ्रूट के ऊपर भी काम किया था। सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्राउट अशोका पिलर, इन्होंने अशोका पिलर को भी लाया था फिरोज तुगलक ने। ही इस्टेब्लिश ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, फिरोज तुगलक ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया था। ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज फ्रॉम द स्टेट एक्शन, इन्होंने हज पिलग्रिमेज को ऑर्गेनाइज किया था स्टेट एक्सचेंजर से इन्होंने हज पिलग्रिमेज को ऑर्गेनाइज किया था। दौरल सफ़ा ए फ्री हॉस्पिटल की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने करा था। ओके, ये हो गया। लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड नसरुद्दीन मोहम्मद। लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कौन थे, वो नसरुद्दीन मोहम्मद। हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक दैट इज कॉल्ड गाजी मलिक, जो कि मतलब एक आदमी था जो काम करता था खिलजी के समय में। ठीक है, समझ गए बात को। इसके समय में दो रूलर बहुत फेमस हुए, एक था मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। अब अगला डायनेस्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो सैद डायनेस्टी, इसमें कुछ खास है नहीं। सैद डायनेस्टी रूल ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर लंग अटैक इंडिया इन 1398। तैमूर लंग ने इंडिया पे 1398 ईस्वी में अटैक किया था, मतलब, और उसके बाद ही सैद डायनेस्टी ने रूल किया था। यही हम बात कर रहे हैं सख्त सा लोंडा, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैद एंड द लोधी। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लोधी डायनेस्टी के बारे में। इन विच बैटल महाराणा सांगा डिफीटेड रहे, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था 1518 में बैटल ऑफ खातौली में। ओके, आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगरा सिटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो सिकंदर लोधी के द्वारा फाउंड किया गया था। अब हम लगे हैं तो विजयनगर एम्पायर को डील कर लेते हैं। द किंगडम विजयनगर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर जो एम्पायर था वो हरिहर एंड बुक्का के द्वारा फाउंड किया गया था। विथ हुम द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फॉट द बैटल ऑफ गलकुंडा। जो बैटल ऑफ गलकुंडा था वो किसके साथ, मतलब विजयनगर किंगडम ने मतलब किया था बैटल ऑफ गलकुंडा, तो कुली कुतुब शाह के साथ। हु वेयर द अष्ट दिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, तो 8 तेलुगु पोएट। कृष्णदेव राय के समय में अष्ट दिग्गज क्या था, तो अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु पोएट था। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज आंध्र भोज, तो कृष्णदेव राय को हम आंध्र भोज के नाम से जानते हैं। द रूलर पीरियड ऑफ द कृष्णदेव राय वाज गोल्डन एज ऑफ विच लिटरेचर, तो तेलुगु। जो कृष्णदेव राय का जो रूलिंग पीरियड था उसको तेलुगु
का लिटरेचर के लिए वो एक गोल्डन पीरियड था। उस समय तेलुगु का विकास बहुत अच्छे से हुआ था। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको ये नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता, ये पता होना चाहिए, इट्स मिनिमम, बेयर मिनिमम, ठीक है। इसके ज़्यादा भी पता होना चाहिए। हु वाज निकोलो कांटी, इटालियन ट्रेवल हु विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विजयनगर एम्पायर। याद रखिएगा, निकोलो कांटी, बहुत सारे ट्रेवलर्स के बारे में हमको पता है, उसी में से एक निकोलो कांटी था, वो विजयनगर आया था घूमने। सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑन द वैदिक टेस्ट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय विजयनगर। सयाना जो फेमस कमेंटेटर है वैदिक टेस्ट के, वो पैट्रोनाइज थे विजयनगर रूलर के द्वारा। द बैटल ऑफ तलिकोटा वाज फाउट बिटवीन विजयनगर एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमद नगर एंड द गोलकोंडा, इट इज इन 1565 एडी। बैटल ऑफ तालिकोटा जो था वो फॉट किया गया था विजयनगर और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, इट इज इन 1565 एडी। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स of the financial system Vijayanagar Empire was land revenue. Ruins of which of the following represent the old capital of Vijayanagar, that is called Hampi. That is called Hampi. Ruins of which of the following represent the old capital of Vijayanagar, that is called Hampi. Building Kalyan Mandapam was a notable feature in the temple construction of the kingdom of Vijayanagar. Building Kalyan Mandapam was a notable feature in the temple construction kingdom of विजयनगर। मतलब कल्याण मंडपम था वो नोटेबल फीचर था इन द किंगडम ऑफ विजयनगर, इन द किंगडम विजय। फेमस विजय विठल टेम्पल हैविंग 56 क्रेव्ड पिलर इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड हम्पी, इट इज इन कर्नाटका। हम्पी इट इज इन कर्नाटका। जो फेमस विजय विठल टेम्पल है जिसमें 56 क्रेव्ड पिलर है जो कि म्यूजिकल नोट्स को इमिट करते हैं, वो हम्पी में है एंड इट इज़ इन कर्नाटका। ओके, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद हम एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दीवाने अर्ज इन दिल्ली बाय बलवन, इट वाज रिलेटेड टू डिफेंस। दीवाने अर्ज इन दिल्ली बाय बलवन, इट वाज रिलेटेड टू डिफेंस। दीवाने अर्ज क्या था, वो डिफेंस से रिलेटेड था, इंट्रोड्यूस किया गया था बलवन के द्वारा। दी से दीवान होता है और दी से डिफेंस भी होता है। इक्ता सिस्टम इज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। इक्ता सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। जियोबिटिस वेयर कंसर्न विद स्टेट। जियोबिटिस जो क्या थे, वो एक स्टेट लॉ है। जीतल एंड टाका आर द टू मेन करेंसी ऑफ द सल्तनत पीरियड। जीतल एंड टाका जो क्या है, वो टू मेन करेंसी है सल्तनत पीरियड का। इल्तुतमिश स्टार्टेड टाका सिल्वर कॉइन। इल्तुतमिश ने टाका सिल्वर कॉइन स्टार्ट किया था। क्वाइन टाका सासगानी एंड जित्तल ऑफ सल्तनत पीरियड वाज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। मतलब क्वाइन टाका, सासगानी एंड जित्तल ऑफ सल्तनत पीरियड किस चीज़ से बने होते थे, सिल्वर एंड कॉपर से बने होते हैं। अब हम दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हुई सुल्तान ऑफ बुल्ट अलाई दरवाजे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बुल्ड किया था। उसके बाद डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो किसने नहीं किया था, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नहीं, किसने किया था इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड द फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में पता था ये तीनों का क्या काम है। कृति स्तंभ प्रशस्ति कंपोजर वाज अत्रि कवि। कृति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके जो कंपोजर है वो है अत्रि कवि। कृति स्तंभ ऑफ चित्तौर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ राणा कुंभ। कृति स्तंभ जो है चित्तौर का वो कंस्ट्रक्टेड हुआ है ड्यूरिंग द रूल ऑफ राणा कुंभ। दिल्ली सल्तनत लिटरेचर, ही वाज बोर्न इन ईटा, पैरोट ऑफ इंडिया, ही प्लेड पायनियर रोल इन खरीबोले। देखो, आमिर खुसरो के बारे में बात हो रहा है, तो ये ईटा में इनका जन्म हुआ था, इनको भारत का तोता भी कहा जाता है। ही प्लेड पायनियर रोल इन खड़ी बोली के विकास में किया था। फर्स्ट पर्शियन पोएट टू डिपिक्ट इंडियन इन्वायरमेंट, पहले पर्शियन पोएट थे जिन्होंने इंडियन इन्वायरमेंट को डिपिक्ट किया था। ही विटनेस द रीजन ऑफ सेवन सुल्तान, इन्होंने सेवन सुल्तान ऑफ दिल्ली के रीजन को इन्होंने विटनेस किया। लाइक बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी, ही वाज ए पोएट, हिस्टोरियन एंड म्यूजिशियन। जैसे बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी के समय में जैसे सेवन सुल्तान था ना, तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी ये रह चुके हैं, मतलब काफ़ी पुराने थे। ही वॉज ए पोएट, हिस्टोरियन, ये पोएट भी था, हिस्टोरियन भी था, म्यूजिशियन भी था। तो अमीर खुसरो एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी थे लिटरेचर के बारे में। ही इंट्रोड्यूस तबला, इनको तबला के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो इन्हीं के द्वारा किया गया। फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोस्ट्री स्टाइल, सबक हिंदी एंड हिंदुस्तानी स्टाइल। फादर ऑफ हिंदी खरी बोली, हिंदी खरी बोली के इसके फादर भी कहा जाता है। सर्वेंट ऑफ बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड पर्शियन। देखिए, इनको पर्शियन आता था और ये हिंदी भी जानते थे, तो दोनों के बीच में इन्होंने एक ब्रिज का काम किया। आमिर खुसरो ने एक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर या लिटरेचर में बोल सकते हो आप, ठीक है, मतलब गजब की पर्सनालिटी थे। आमिर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। ही द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी ने बिहार वाज, जो बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, उसका जिक्र जो है तबाकत नासरी में है। विच लैंग्वेज वाज पेट्रोनाइज बाई सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो कौन सा लैंग्वेज जो था सुल्तान ऑफ दिल्ली के द्वारा
पेट्रोनाइज किया गया था, तो दैट इज कॉल्ड पर्सियन। पर्सियन जो लैंग्वेज था वो सुल्तान ऑफ दिल्ली के द्वारा पेट्रोनाइज किया गया था। हिंदू मुस्लिम इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक, फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हारमोनी सितार। मतलब अगर हिंदू मुस्लिम का अगर इंस्ट्रूमेंट बोला जाए और हिंदू मुस्लिम को अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर यूनाइट करता था, दैट इज कॉल्ड सितार, क्योंकि सितार जो था हिंदू को भी बजाने आता था और मुस्लिम को भी। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप का काम करता था ये सितार। ऑब्वियसली जैसे मान लो कि कोई चीज़ हमें आती है और कोई चीज़ इसको भी आती है, तो वो चीज़ हम दोनों अच्छे से करेंगे और हम दोनों उस मीडियम के जरिए दोस्त बन जाए, तो वही काम ये सितार करता था। अच्छा चीज़ है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम हमेशा से ही मतलब एक दूसरे के एंटी रहे। अगर इतिहास खोल के अगर हम देखें तो ये जो सितार एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। जैसे वीणा, वीणा क्या था? वीणा बहुत लोगों को बजाने आता था। जैसे मान के चलो तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, उन्होंने वीणा पे मतलब देवी की मतलब प्रतिमा करवाई थी। मतलब शायद देवी लक्ष्मी की किसने करवाया था? मोहम्मद गौरी ने करवाया था। तो मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें करवाई हैं। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान रखोगे सितार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्लोइंग राजपूत रूलर इज नोन टू हैव रिटन ए बुक ऑन म्यूजिक दैट इज कॉल्ड राणा कुंभ। एक राजपूत रूलर जिन्होंने म्यूजिक के ऊपर किताब लिखा है, दैट इज कॉल्ड राणा कुंभ। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, हम मिसलेनियस के बारे में पढ़ेंगे। द गेम ऑफ पोलो वॉज इंट्रोड्यूस बाई टर्क्स। तुर्की लोगों के द्वारा जो था गेम ऑफ पोलो इंट्रोड्यूस किया गया था। द रूलर डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू द यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500 दैट इज कॉल्ड तस्लमसा। जो रूलर है जिन्होंने 200, 250 एंड 500 में मतलब कि उसको डिवाइड किया ट्रूप्स को, दैट इज कॉल्ड तस्लमसा। जौहर प्रैक्टिस स्टार्टेड ड्यूरिंग राजपूत पीरियड। राजपूत पीरियड के समय में जौहर प्रैक्टिस जो था वो स्टार्ट हुआ था। ड्यूरिंग 1330 एंड 430 सेंचुरी एडी द इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टिवेट मेज। इंडियन पीजेंट ने मेज नहीं कल्टिवेट किया था। ठीक है, मतलब वो मेज के कल्टिवेशन के बारे में नहीं जानते। प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द डिक्कन प्रोविंस। ठीक है, तो सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जो सिटी ऑफ जौनपुर था वो मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरी में था। ओके, फिरोज शाह तुगलक स्टूडेंट जौनपुर, ये भी आपको पता है। सिराज ऑफ ईस्ट और सिराज ऑफ इंडिया नोन एज जौनपुर को कहा जाता है। उसके बाद जैनुद्दीन अबिदीन रूलर ऑफ कश्मीर और अकबर ऑफ कश्मीर इनको कहा जाता है। रियल नेम सस्सी खान है। उसके बाद एबॉलिश जिजिया, इन्होंने जजिया को एबॉलिश किया था। बहामनी किंगडम, इसके जो फाउंडर है वो है अलाउद्दीन हसन। इंपॉर्टेंट है बहामनी किंगडम, फाउंडेड इन द ईयर 1347। गुलबर्ग वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहामनी किंगडम। जो बहामनी किंगडम का जो कैपिटल था वो गुलबर्ग था। होयसाला द्वारा समुद्र इज द कैपिटल। जो कैपिटल है इट इज फाउंडेड इन हलीबीद एंड बेलोर। ये हलीबीद और बेलोर में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। द कॉमन बिलीफ ऑफ लाइफ ऑफ बोथ बुद्धा एंड द मीराबाई द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉलो। जो बुद्धा जो थे और मीराबाई, इन दोनों का कॉमन बिलीफ था कि लाइफ जो है फुल ऑफ सैरो से बड़ा हुआ है। वैष्णविज्म इन कामरूप वाज पॉपुलराइज बाई शंकर देवा। वैष्णविज्म जो कामरूप में है उसको पॉपुलराइज किया गया, वो शंकर देवा के द्वारा किया गया है। हु अमंग द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस वैष्णविज्म इन असम एंड कोच बिहार, दैट इज कॉल्ड शंकर देवा। देखो यहाँ पे फिर है वैष्णविज्म इन कामरूप या वैष्णविज्म इन असम एंड कोच बिहार में किसने किया? तो ऑब्वियसली शंकर देवा। वैष्णविज्म इन असम या वैष्णविज्म इन कामरूप दैट इज कॉल्ड शंकर देवा। इस ऑप्शन को आप टिक करोगे, शंकर देवा वाला। ठीक है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज, दैट इज कॉल्ड रामानंद। वो कौन ऐसा पहला भक्ति सेंट था जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज का यूज किया अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए? वो थे रामानंद। कबीर वाज द डिसिपल ऑफ रामानंद। कबीर किसके अनुयायी थे, मतलब किसके चेला थे? तो रामानंद। समझ रहे हो बात को? हु कंपोज्ड बीजक, तो दैट इज कॉल्ड कबीर। कबीर ने बीजक को कंपोज किया था। कबीर ने बीजक को कंपोज किया था। ओके, ये उसके बाद देखिए, एक कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन द कबीर एंड धर्मदास इज टाइटल अमरौल। मतलब कि जो धर्मदास और कबीर के बीच में कुछ बातचीत जो हुआ है वो अमरौल में दर्ज है। वो अमरौल के जरिए ही हम जान सकते हैं। कबीर और धर्मदास के बीच में जो डायलॉग एक्सचेंज हुआ है वो अमरौल में। देखिए अब कुछ जो है मतलब ये टाइम पीरियड में लोग आए हैं उसका भी सीक्वेंस याद। सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। ठीक है, उसके बाद कबीर आए, फिर उसके बाद गुरु नानक आए, फिर चैतन्य आई, फिर मीराबाई आई। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी 71 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, कि कौन कब आया था। सबसे पुराने कबीर हैं, फिर लास्ट में मीराबाई आई है, फिर गुरु नानक है, फिर चैतन्य है। तो ये सीक्वेंस आपको थोड़ा याद रहेगा क्या? फिर उसी तरह से शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। इसको थोड़ा आप ध्यान में रखना प्लीज़। हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग्स आर देयर डिवोटेड ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा को कितने ज्योतिर्लिंग डिवोट किए गए मतलब? तो वो है 12, दैट इज कॉल्ड 12।
ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग उनको डिवोट किए गए। मीराबाई क्या थी, हस्बैंड जो थे मीराबाई के वो राजकुमार भोज रहे थे। मीराबाई रोट राजगोविंद, मीराबाई जो थी ने लिखा है वो राजगोविंद, इनके हस्बैंड का राजकुमार भोज रहा है। ये श्री कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त थी। पहले बचपन में हम जानते थे कि इनका कोई हस्बैंड हस्बैंड नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका हस्बैंड का नाम था राजकुमार भोजराज। उसके बाद अगर हम सीक्वेंस देखें तो नामदेव, कबीर, नानक एंड द मीराबाई, ये थोड़ा सीक्वेंस का अलग ही सीन है, थोड़ा इसके ऊपर हम डीपली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन भी आया था, अभी हाल ही का बता रहा हूँ, 71 में क्वेश्चन आया था कि थोड़ा इसको अरेंज कीजिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे क्या, नामदेव, कबीर, नानक, उसके बाद मीराबाई। इसमें भी देख रहे हैं मीराबाई लास्ट में है, इसमें भी देख रहे हैं मीराबाई बाद में आई है, ठीक है। और इसमें भी देख रहे हैं कबीर पहले आए हैं, फिर उसके बाद गुरु नानक आए हैं, गुरु कबीर के बाद गुरु नानक आए हैं। मीराबाई तो लास्ट में, इसमें भी है, मीराबाई इसमें है, तो इससे कुछ शायद हेल्प मिल जाए मुझे। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द भक्ति मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम, दैट इज कॉल्ड नामदेव। मतलब कौन सा भक्ति मूवमेंट जो था वो इस्लाम के द्वारा प्रभावित था, कौन सा भक्ति मूवमेंट इस्लाम को, दैट इज कॉल्ड नामदेव। द बुक रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसी, और रामचरितमानस जो थे वो तुलसी, और वाल्मीकि के क्या थे, रामायण। रामायण जो था किसके द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा कुछ चिश्ती सेंट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, द चिस्ला सूफी ऑर्डर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन। चिस्ला सूफी ऑर्डर जो है इंडिया में किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा किया गया। द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्तिया सेक्रेटरिएट इन इंडिया वाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। पहला जो सूफी सेंट है चिश्तिया सेक्रेटरिएट के, वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द अर्लीस्ट सूफी सेंट टू हैव सेटल एट अजमेर। वो कौन ऐसे सूफी सेंट थे जो सबसे पहले अजमेर में शिफ्ट हुए थे, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफिज्म, मतलब चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफीज के फाउंडर कौन थे, तो ख्वाजा अबू अब्दल। ख्वाजा अबू अब्दल जो थे चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफिज्म के फाउंडर थे। हुज डिसिप्लिन वाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा उस्मान हरोनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके अनुयायी थे, तो ख्वाजा उस्मान हरियोनी के। एक हम प्लेयर का भी नाम सुने, उस्मान ख्वाजा नाम है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके डिसिप्लिन थे। मतलब ये बहुत अच्छा था यार, ख्वाजा उस्मान, है कि नहीं, बहुत बड़े थे। विच सूफी सेंट वाज कॉल्ड महबूब इलाही, शेख निजामुद्दीन अलिया। शेख निजामुद्दीन अलिया को महबूब इलाही कहा जाता है, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर ऑफ सूफीज्म वाज अगेंस्ट म्यूजिक। कौन सा सूफीज्म का जो ऑर्डर था वो म्यूजिक के विरोध करता था, तो नक्शबंदिया। नक्शबंदिया, नक्शबंदिया नाम ही है, नक्शबंदिया, तो बंद करता था म्यूजिक को, मतलब म्यूजिक का विरोध करता था। विच ऑफ द फ्लोइंग सूफीज रिगार्डेड कृष्णा अमोंग द औलियाज, दैट इज कॉल्ड शाह मोहम्मद गौस। मतलब रिगार्डेड कृष्णा अमोंग, मतलब कृष्णा को रिगार्ड किया था औलिया के बीच में, दैट इज कॉल्ड शाह मोहम्मद गौस, ठीक है। हु कंपोज ब्रह्मंसा, मलिक मोहम्मद जयसी। द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिस्ट इज बेथलेहम। क्रिस्ट का बर्थ प्लेस क्या है, बेथलेहम है। द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियन बिहाइंड द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर इज द डे ऑफ रिसेप्शन ऑफ क्रिश्चियन। मतलब जो हम क्या बोलते हैं, जो ईस्टर जो बनाते हैं फेस्टिवल, इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसी दिन माना जाता है कि मतलब ईसा मसीह का पूर्ण जन्म हुआ था ईस्टर के दिन। और गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को हैंग किया गया था। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को हैंग किया गया था, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। एक युद्ध हुआ था 1556 में, सेकेंड बेटन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी उसमें हार गया था, बाबर जीत गया था। तो इसी वजह से बाबर डायनेस्टी की नींव पड़ी। बाबर में हम अगर सीक्वेंस में पढ़े तो मिडाइवल हिस्ट्री में मुगल पीरियड इसको बोला जाता है। बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय, फिर रंगीला, और बहुत सारे शासक मुगल पीरियड में आए। शाह आलम द्वितीय भी लास्ट तक जाते जाते अंग्रेज के समय तक आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये सारे रूलर है, मुगल रूलर है, ओके। आइए हम इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। आलम खान, वन ऑफ द those who invited Babur to invade India was an uncle of the Ibrahim Lodi and a pretender to the throne of Delhi। मतलब आलम खान ने बाबर को इंडिया में इन्वेट करने के लिए बुलाया था, वो अंकल था इब्राहिम लोदी का, एंड प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, मतलब द्रोही था ऑब्वियसली। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी 1526 में। 1556 में अकबर एंड हेबू के बीच हुआ था दूसरा बैटल ऑफ पानीपत, एंड तीसरा बैटल ऑफ मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था 1761 में। ये बात आपको पता है। द मेन रीजन फॉर द बाबर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत हिज स्किल्ड वॉरफेयर, ठीक है।
आर्टिलरी वॉज फर्स्ट इन द बैटल ऑफ पानीपत। आर्टिलरी का पहली बार यूज जो था वो बैटल ऑफ पानीपत में किया गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, उसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खानो। जैसे एक ट्रिक से हम इसको याद किए हैं, पानी पिया, खाना खाया, फिर चांद पर गए घर बनाने। ये बाबर के द्वारा लड़ा गया है। मतलब बैटल ऑफ पानीपत, खाना खाया, बैटल ऑफ खानवा, फिर चांद पर गए, मतलब बैटल ऑफ चंदेरी, घर बनाने, बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, 1526, 27, 28, 29 आप याद रखेगा। ओके, ये सीक्वेंस बस इतना ही याद रखना है। आफ्टर बिकमिंग द मुगल रूलर इन इंडिया, जहरुद्दीन मोहम्मद एडॉप्टेड द नेम बाबर। बाबर बहुत बड़ा शासक था, इसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे। हुमायूं ने भी बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बड़ा शासक था, युद्ध तो लड़ना उनका काम ही है। आफ्टर बिकमिंग द मुगल रूलर इन इंडिया, जहरुद्दीन मोहम्मद एडॉप्टेड द नेम बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद एडॉप्टेड क्या ने किया? बाबर। मुगल एम्पायर हुज सक्सेस इन लाइफ ड्यू टू हिज पेशेंस एंड रिजोल्यूशन इज लेसन टू एवरीवन, दैट इज कॉल्ड बाबर। Mughal emperor whose success in life due to his patience and resolution is lesson for everyone, that is called Babur. Hindu state has been mentioned by Babur in his Babur name, that is called Mewar. Hindu state has been mentioned by Babur in his Babur name, that is called Mewar. Tujuk e Baburi written by Turkish. ठीक है, Tujuk e Baburi written in Turkish. The following ruler circulated the silver coin called Saruk, that is called Babur. The following ruler circulated the silver coin called Saruk, that is called Babur. ठीक है, तो ये आप समझ गए। उसके बाद हम हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, सासाराम रोहतास को शायद बोला जाता है, आई एम नॉट कन्फर्म, बट थोड़ा देख लेंगे, ये बिहार में है। ठीक है, हुमायूं। अब देखो बेटा, एक हम ट्रिक के जरिए हम याद करते हैं पूरा युद्ध को। दिल्ली चली काम में, बैटल ऑफ देवारा, बैटल ऑफ चालीसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ सन 31, 39, 40, 55 याद रहेगा। 1531, 1539, 1540, 1555। पहला जो था बैटल ऑफ देवारा हुमायूं और अफगान में, तो हुमायूं जीता। फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं, तो शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं में बैटल ऑफ कन्नौज किया गया, तो शेरशाह सूरी जीता। और उसके बाद शेरशाह सूरी जब कालिंजर में बम फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, तो उसका बेटा जब आया सिकंदर, तो उसको हराया हुमायूं ने बैटल ऑफ सिरहिंद में। तो हुमायूं एक बहुत बड़ा शासक था, वो हिम्मत नहीं हारा, इसी वजह से हम मुगल एम्पायर आगे तक पढ़ते। अगर वो पहले बार युद्ध लड़ा और वहीं पे वो मार जाता और दिमाग से काम नहीं करता, तो आज हम मुगलों के बारे में इतना डीप में नहीं पढ़ पाते। शेरशाह सूरी गॉट हिज, अब हम थोड़ा शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि इसने तो शासन किया दिल्ली सल्तनत में, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। शेरशाह सूरी गॉट ही एजुकेशन फ्रॉम जौनपुर। मेडाइवल इरा रूलर मेंशन बिलो वाज हाईली एजुकेटेड, दैट इज कॉल्ड शेरशाह। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एट फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत अल्लाह एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान, दैट इज कॉल्ड शेरशाह सूरी। Which of the following ruler at फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत इल्ला एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान, मतलब पहले उन्होंने हजरत इल्ला किया, फिर उसके बाद सुल्तान के टाइटल को एज्यूम, दैट इज कॉल्ड शेरशाह सूरी। हु ऑफ द फ्लोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड ए रोड फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू पेशावर कॉल्ड सड़क ए आजम, दैट इज कॉल्ड शेरशाह। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है ना। मतलब ईस्ट बंगाल से पेशावर तक एक रोड बनाया था जिसको ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा जो रिफॉर्म किए गए थे, डन रेवेन्यू रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ऑल ऑफ देम मिलिट्री रिफॉर्म, करेंसी रिफॉर्म, ये सारे कुछ रिफॉर्म किए गए थे शेरशाह सूरी के द्वारा, अच्छे अच्छे। ओके, वेन हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, 1532 में किया था। 31, 39, 40% आपको याद है। विच एमोंग द फ्लोइंग हैज कंस्ट्रक्टेड म्यूजियम फॉर द इम्पेरर हस्बैंड, मतलब इम्पेरर हस्बैंड के लिए किसने मतलब म्यूजियम कन्वर्ट किया, म्यूजियम मतलब बनवाया था, तो दैट इज कॉल्ड हाजी बेगम। याद रखेंगे, पता नहीं किसका कौन है हाजी बेगम, किसकी पत्नी है, थोड़ा सा हम सर्च कर लेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि इन्होंने एक म्यूजियम बनाया था अपने हस्बैंड के लिए। शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस क्वाइन ऑफ सिल्वर, क्वाइन ऑफ सिल्वर इंट्रोड्यूस किया था। द एक्सचेंज ऑफ सिल्वर रुपया 64:1, इनके पीरियड में 64:1 के रेशियो में काम करता था। अगर हम 4 का क्यूब करें तो यही आता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64:1। द प्योर सिल्वर रुपया मतलब शेरशाह सूरी। देखो शेरशाह का नाम 100 से शुरू होता है और इनको सिल्वर से बहुत लगा होता है, देख रहे हो ना, एक्सचेंज रेट ऑफ सिल्वर। शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस द क्वाइन ऑफ सिल्वर, सिल्वर सिल्वर तो शेरशाह सूरी, क्योंकि 100 से सिल्वर और 100 से शेरशाह। डेथ ऑफ शेरशाह सूरी ऑक्योर्ड इन कालिंजर, कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। वेयर इज द म्यूजियम ऑफ शेरशाह सूरी, तो दैट इज कॉल्ड सासाराम, सासाराम इज इन बिहार। सासाराम सूरी ब्यूरिड एट सासाराम, शेरशाह सूरी ब्यूरिड एट सासाराम, सासाराम शायद रोहतास में, एक बार हम देख लेंगे, मैप देखेंगे तो हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्डिंग ऑफ पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड दिल्ली बाई शेरशाह सूरी। पुराना किला किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो वो शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण किया गया। विच मेडाइवर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पटाला एंड काबुलियत टू हेल्प पीजेंट, दैट इज कॉल्ड शेरशाह सूरी। पटाला एंड काबुलियत जो पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए किसने अगर इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था शेरशाह सूरी। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर मेडाइवल पीरियड का, दैट इज कॉल्ड अकबर। द मेन एम ऑफ अकबर टू फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज टू सबड्यू राणा प्रताप। उनका मेन गेम जो था
हल्दी घाटी का फाइट करने का, टू सबड्यू राणा प्रताप को दबाने के लिए। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन 1576, मतलब राणा प्रताप को हराने के लिए क्या और कब हुआ था, ये 1576 में हुआ था। हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो हकीम खान कमांडर था राणा प्रताप का बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिए 1576 में हुआ, अकबर में और राणा प्रताप में हुआ था, और ये हुआ था अकबर के द्वारा राणा प्रताप को दबाने के लिए, सबड्यू करने के लिए, बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर विद द हाउस ऑफ कछवाहा। कछवाहा के जरिए पहला मैट्रिमोनियल एस्टेब्लिश किया गया था अलायंस अकबर ने। अकबर जो थे वो बिलीव करते थे कि शादी के जरिए एक बहुत बढ़िया रिलेशन बनाया जा सकता है और एक मतलब जैसे एरिया को मिलाया जा सकता है। जैसे उनका मानना था कि अगर ये एरिया है और ये मेरा एरिया, अगर हम यहाँ की लड़की शादी कर रहे जो उन्होंने किया भी है लेकिन जोधा राजपूत रूलर के जरिए, तो वो चीज़ हमारे आ सकता है और हम एक बेहतर रिलेशन हम बना सकते हैं, जो कि सही भी था, अच्छा लगा। द मुसलिनियम दारगाह एट विच चिश्ती सेंट वाज विजिटेड बाय अकबर, तो दैट इज कॉल्ड मैनुद्दीन चिश्ती, मतलब म्यूजियम दरगाह जिसमें चिश्ती सेंट विजिटेड अकबर, मतलब अकबर के द्वारा विजिट किया गया था मैनुद्दीन चिश्ती, मतलब मैनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है उसमें अकबर गए थे। हु अमंग द फ्लोइंग पर्सनली किल्ड बाय अकबर, आदम खान को जो था मतलब किल किया गया था, एंड वो जो था मतलब सन ऑफ महामंगा था। जब हम जोधा अकबर मूवी देखते हैं तो वहाँ पे हम इस सीन को दिखाया गया कि महामंगा के बेटे को, आदम खान को, अकबर जो है अब सिर्फ अपने हाथ से उसके गले को दबा के उसको मार देते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग राजपूताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ, दैट इज कॉल्ड मेवाड़। मेवाड़ ने बहुत परेशान किया था, मतलब मुगल पीरियड में ये सुप्रीमेसी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। विच ऑफ द फ्लोइंग मुस्लिम रूलर एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स को किसने खत्म किया था, दैट इज कॉल्ड अकबर। हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर मे बी कॉल्ड इनलाइटमेंट डिपोस्ट, इनलाइटमेंट डिपोस्ट यानी तानाशाह किसको कहा जाए, अकबर को। मैन शुड मैरी टू वन वुमन एक्सेप्ट अनदर वुमन बैरन, मैन सिर्फ एक ही औरत से शादी कर सकता है जब तक कि वो उसको नहीं छोड़ देती है, दैट इज कॉल्ड अकबर के द्वारा किया गया, बहुत ही सही था। जाबतीस बंदोबस्त वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर, जबती जो था और जो बंदोबस्त था वो इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। इन विच मेजर टोडरमल अचीव फेम, दैट इज कॉल्ड लैंड रेवेन्यू, किस मेजर के जरिए टोडरमल ने फेम को अचीव किया था, दैट इज कॉल्ड लैंड रेवेन्यू। दिन्ने लाही लंच इन द ईयर 1582 एंड अकबर प्रमोटेड इट, दिन्ने लाही जो था ये हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा क्या है, लेकिन इतना समझिए दिन्ने लाही जो था लंच किया गया था 1582 में एंड अकबर ने इसको प्रमोट किया था। दिन्ने लाही का हम बहुत नाम सुने हुए हैं हम लोग। उसके बाद देखिए अकबर कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वाज इन द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन, माने अलग अलग धर्मों के लोगों से जो कि इबादत खाना जो फतेहपुर सिकरी है वहाँ पे बैठकर अकबर जो है बात किया करते थे अलग अलग धर्मों के लोगों से। ये इबादत खाना कहाँ है, एट फतेहपुर सिकरी। ए सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज हुमायूं टर्म, ऑब्वियसली हुमायूं टर्म। और अगर हम बात करें बाबर का मतलब टर्म कहाँ पे है, तो दैट इज को लाहौर में है। उसके बाद जहांगीर का शायद बाबा ऐसे ही कुछ है भाई, बाबर का अफगानिस्तान में है, जहांगीर का है लाहौर में एंड हुमायूं का दिल्ली में है, ठीक है, वो हम आगे लिखे हुए हैं। द थ्योरी ऑफ सुलह कुल वाज प्रमोटेड बाय, सुलह कुल जो थ्योरी है उसको प्रमोट किया गया था अकबर के द्वारा। अगेंस्ट विच मुगल एम्पेयर वाज ए फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर था, मतलब किस मुगल एम्पेयर को फतवा इशूड हुआ था जौनपुर, दैट इज कॉल्ड अकबर। बुलंद दरवाजा बुल्ड बाई अकबर, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बुल्ड किया गया था, तो अकबर के द्वारा। मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस एजुकेशनल रिफॉर्म, दैट इज कॉल्ड अकबर, मुगल एम्पायर जिसने एजुकेशनल रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड अकबर। द फर्स्ट मोनूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इज फाउंड इन फतेहपुर सिकरी, जो पहला मोनूमेंट जो अकबर के द्वारा कंस्ट्रक्ट दैट इज कॉल्ड फतेहपुर सिकरी। व्हिच मोनूमेंट बुल्ड बाय अकबर आर्किटेक्टर ए लाइक बौद्धिस्ट, मतलब मोनेस्ट्री, मतलब कौन सा मोनूमेंट आर्किटेक्चर जो था अकबर के द्वारा बुल्ड किया गया था जो कि बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरह था, तो दैट इज कॉल्ड पंचमहल। अकबर कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सिकरी, दैट इज कॉल्ड पंचमहल। अकबर जो था फतेहपुर सिकरी में जो कंस्ट्रक्शन किया वो था पंचमहल, ठीक है, वो था पंचमहल, ओके। अब हम बात करते हैं बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। देखो बाबर का मकबरा काबुल में है, हमें पता है, अकबर का सिकंदरा में है, ऐस से हम याद कर सकते हैं, बक से हम याद करते हैं बाबुल का काबुल में, जहांगीर का लाहौर में, जल से, उसके बाद शाहजहाँ का तो आगरा में होगा ऑब्वियसली क्योंकि ताजमहल से रिलेटेड है, हुमायूं का दिल्ली में, ये बात आपको याद रहे। अकबर का सिकंदरा में है, ऐस, ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, ओके। द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत इज टाइटल एज राजमाना, जो पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का उसको राजमाना कहा जाता है। द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज राजमाना, याद रखिएगा। हु ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू द पर्शियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द
visage of the Akbar, that is called Abdul Qadir Badani. Famous Jain sculptor who was respected by Akbar, that is called Hari Vijay Suri. फेमस जैन स्कॉलर जिसको अकबर के द्वारा रिस्पेक्ट किया गया था, दैट इज कॉल्ड हरि विजय सूरी. उसके बाद देखो द फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्पायर अकबर वाज, दैट इज कॉल्ड दसवंत. मुगल एम्पायर अकबर के समय में एक पेंटर जो बहुत फेमस था, दैट इज कॉल्ड अकबर. हु वाज द रूलर ऑफ द इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड अकबर. कंटेम्पररी वाज क्वीन एलिजाबेथ वन. उस समय कंटेम्पररी कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ वन. और ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुआ था उस समय कौन थे? अकबर थे, याद रहेगा. फर्स्ट इंग्लिश मैन विजिटेड अकबर कोर्ट वाज, दैट इज कॉल्ड राव फिच. राव फिच ने अकबर कोर्ट को विजिट किया था. देखो इनके द्वारा कुछ काम थे, एबोलिशन ऑफ जिजिया किया, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना किया जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग फतेहपुर सिकरी में वहाँ पे आके डिस्कशन वो अकबर करते थे. उसमें साइनिंग ऑफ द मजहार, मजहार में सिंगिंग मतलब स्टार्ट किया. एंड फाउंडेशन ऑफ दिन लाही को इन्होंने फाउंड किया. ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है अकबर के द्वारा. अब आइए हम पढ़ते हैं जहांगीर के द्वारा. इन विच रीजन वाज द ट्रीटी ऑफ चित्तौर साइन बिटवीन द मुगल एंड द राणा ऑफ मेवार. राणा ऑफ मेवार और जो मेवार बहुत परेशान करता था एंड मुगल के बीच में ट्रीटी ऑफ चित्तौर साइन किया. किसके रीजन में? तो जहांगीर ने वो करने में वो सफल रहे, जहांगीर के समय में हुआ. विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर. मतलब पहला आदमी जो आया था वो विलियम हॉकिंस थे और एक था सर थॉमस रो, याद रहेगा. whom the following Englishman did the Jahangir respected with the title English Khan, that is called Hawkins. Sir Thomas Roe came to India as British ambassador during the region of Jahangir. Sir Thomas Roe आए थे during the region of Jahangir और William Hawkins. He came to India in 1615. Thomas Roe was received in audience by Jahangir at Ajmer. Sir Thomas Roe जो था वो जहांगीर के द्वारा मतलब वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था अजमेर में. मतलब उनका स्वागत किया गया था ऑडियंस के द्वारा, अजमेर में स्वागत किया था. इन लोगों को पता नहीं था कि यही जो अंग्रेज है बाद में उन लोगों का बैंड बजा देंगे, ठीक है ना. ए डच ट्रेवलर हु हैज़ गिवन ए वेरी वैल्यूएबल अकाउंट इन द रीजन ऑफ जहांगीर वाज फ्रांसिस्को पेलेसार. फ्रांसिस्को मतलब पेलेस्कार्स भी था. डच को भी अच्छा स्वागत किया गया था लेकिन ये सक्सेस नहीं, क्योंकि डच को भी हराया था, रेला था, फ्रेंच को भी रेला था ब्रिटिश ने, ठीक है. और ये सारे जो थे क्या थे? ये यूरोपियन कंट्री है, सब उधर से आए थे. मतलब अगर हम वर्ल्ड मैप देखें ना तो इधर अगर एशिया है तो इसके बगल में जस्ट यूरोप लाई करता है और ये जो रीजन है वो यूरेशिया है. रसिया का कुछ रीजन यूरेशिया भी बोला जाता है. इधर से ये सब कंट्री आए थे, ठीक है ना. और इधर से आ गए थे ये इंडिया और इंडिया में आके इन्होंने शासन किया था, ठीक है ना. लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ने ही मेन रूल यहाँ पे स्टार्ट किया था, बाकी को हरा के, क्योंकि जो हराएगा वही तो बाद में रूल करेगा. ओके. वेयर वाज द एम्पायर जहांगीर ब्यूरेड. जहांगीर को कहाँ ब्यूरेड किया गया? तो हमने पहले भी देखा, ये लाहौर में ब्यूरेड किया गया है. मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ पिक. मतलब मुगल पेंटिंग जो था वो अपने जेनिथ पिक पे पहुंचे जहांगीर के रीजन में. ऑटोग्राफी रेटिंग इन पर्सियन, दैट इज कॉल्ड जहांगीर. द किलर ऑफ अबुल फजल वाज रिवार्डेड बाय जहांगीर. जहांगीर के द्वारा जो अबुल फजल का जो किलर था वो रिवॉर्ड किया गया था. दैट इज द किलर ऑफ अबुल फजल वा रिवार्डेड बाय, जिसने भी अबुल फजल को मारा था उसको रिवॉर्ड किया गया था जहांगीर के द्वारा. रिबेलेड अगेंस्ट जहांगीर. जहांगीर के समय में कुछ लोगों ने रिबेल किया था. खुसरो, मोहब्बत खान एंड खुर्रम. ये जो खुसरो है मुगल के समय का नहीं समझिएगा, ये जो वहाँ पे पैरोट वाला है वो दिल्ली सल्तनत के समय का है. तो चूंकि वो फेमस लिटरेटर था उसी के नाम पे इन्होंने खुसरो नाम रख दिया था. ये सारे रिबेल के थे जहांगीर के विरुद्ध. खुसरो वाज द सन ऑफ विच मुगल में, दैट इज कॉल्ड जहांगीर. जहांगीर ने खुसरो नाम रखा था दिल्ली सल्तनत में. खुसरो जो था पैरोट ऑफ इंडिया जानते हैं ना, हिंदी खड़ी बोली के फादर, उन्हीं के नाम पर. इमातुद्दौला टमेट आगरा वाज बुल्ड बाय नूरजहां. ये क्वेश्चन बीपीएससी 71 में आया था. इमातुद्दौला टमेट आगरा वाज बुल्ड बाय नूरजहां. ये बात आप ध्यान में रखिएगा. अब हम बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में. अकबर, हुमायूं अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, फिर हम औरंगजेब के बारे में हम पढ़ लेंगे, ठीक है. देखो विच ऑफ द फ्लोइंग अमंग द मुगल एम्पायर कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली. तो जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? दैट इज कॉल्ड शाहजहाँ. शाहजहाँ के द्वारा मतलब बिल्डिंगों का निर्माण बहुत कराया जाता था, ये बात आप समझिएगा. हु मेड रेड फोर्ट लाल किला इन दिल्ली, दैट इज कॉल्ड शाहजहाँ. उसका उपनिषद वे ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ. उपनिषद जो था वो पर्शियन में ट्रांसलेट होता था, किसके रीजन में? तो शाहजहाँ के रीजन में ट्रांसलेट होता था. द उपनिषद वे ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाय दारा सिको अंडर द टाइटल ऑफ सीरे अकबर. द उपनिषद को पर्शियन में दारा सिको के द्वारा किया जाता था, दैट इज कॉल्ड सीरे अकबर. मतलब उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट किया जाता था दारा सिको के द्वारा अंडर द टाइटल सीरे अकबर, ठीक है. उपनिषद को पर्शियन में. द फर्स्ट मुस्लिम हु स्टडी हिंदू स्कल्पचर वाज दारा सिको. दारा सिको ने पहला मुस्लिम था जिन्होंने हिंदू स्कल्पचर को पढ़ा था, दैट स्टडी किया था, दैट इज कॉल्ड दारा सिको.
और दारा सिको के रीजन में ही जो उपनिषद था उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया। मतलब दारा सिको हिंदूज के बारे में इनका बहुत बड़ा झुकाव रहता था, दारा सिको का। विच मुगल एम्परर अबॉलिश द पर्शियन कोर्ट कस्टम ऑफ सजदा which was begun by Balban, that is called Shahjahan, which was begun by Balban, that is called Shahjahan. Governor of Deccan for the major part of the Shahjahan region is Aurangzeb. गवर्नर ऑफ डिक्कन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ शाहजहां रीजन, तो औरंगजेब था। गवर्नर ऑफ डिक्कन जो था मेजर पार्ट ऑफ शाहजहां के रीजन में, दैट इज कॉल्ड औरंगजेब, ठीक है। मतलब गवर्नर मतलब शाहजहां के रीजन में जो, जैसे ये है ना, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो ऐसे है ना, इंडिया का मैप ऐसे है, इंडिया का मैप। तो जो दक्कन इसको बोलते हैं, साउथ का एरिया, तो इसका जो एरिया का जो किंग था वो औरंगजेब था। औरंगजेब बहुत तेजस्वी, बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शासक था। इसके बारे में तो मेडिवल हिस्ट्री में लिखा है और मेडिवल हिस्ट्री में लिखना भी चाहिए। हु ऑफ द फ्लोइंग मुगल एम्पायर वाज कोरोनेटेड ट्वाइस, इसको 2 बार ट्वाइस किया क्योंकि इसको भाई में लड़ाई होता था, उसको हरा के बना था 700, दैट इज कॉल्ड औरंगजेब। बैटल ऑफ धर्मात, औरंगजेब वर्सेस दारा सिको के बीच में फाइट हुआ है 1658 में। ये मध्य प्रदेश में है। सन जो है जसवंत सिंह है दारा सिको के, ठीक है ठीक है। बैटल ऑफ धर्मात औरंगजेब वर्सेस दारा सिको के बीच में फॉट हुआ है, ठीक है ना। दारा सिको कौन थे? जो हिंदू के बीच में, ये अति जहांगीर के समय में थे, बड़ा पढ़ते थे हिंदू स्कल्पचर और फलाना ढिमकाना। तो बैटल ऑफ धर्मात दारा सिको के बीच में हुआ। दारा सिको हिंदू स्कल्पचर को पढ़ते थे, उसके बाद ये पर्शियन में इन्होंने मतलब ट्रांसलेट भी किया था। तो इन्होंने, ये जहांगीर के समय में थे, तो ये सोचे कि हम राजा बन जाएंगे, नहीं, लेकिन औरंगजेब इनको बनने नहीं दिया, औरंगजेब जीत गया था। और बैटल ऑफ धर्मात जिक्र है इतिहास में, औरंगजेब और दारा सिको के बीच में हुआ था। Which son of Aurangzeb revolted against his father, weakening his father position against the Rajput, that is called मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर के रीजन में मतलब राजपूत के विरोध, राजपूतों से जाके मिल गया था, दैट इज कॉल्ड मोहम्मद अकबर। नाम ही है अकबर, तो अकबर है तो राजपूत से अलाव होगा ही, लेकिन ये वो वाला अकबर नहीं है, ये अति के समय में, औरंगजेब के समय में। और इन्होंने औरंगजेब के पोजीशन को इन्होंने वीक किया था। With which of the following general did Shivaji sign the Treaty of Purandar in 6065? जय सिंह, he was sent by औरंगजेब। औरंगजेब सिंह ने जय सिंह को भेजा था और इन्हीं के द्वारा ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है शिवाजी के साथ मिलकर साइन किया गया 1665 ईस्वी में, याद रहेगा। विच मुगल एम्पायर वाज नोन एज जिंदा पीर, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। व्हेन औरंगजेब गॉट द विक्टोरी ऑफ बीजापुर, इसने बीजापुर को भी जीत लिया था। जो साउथ का पार्ट है इसको जीतना बड़ा ही मुश्किल था, इसलिए जीत लिया था क्योंकि ये इसे दक्कन के बारे में जानकारी थी। 1686 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर को जीता था। टू ऑफ द फ्लोइंग स्टेट विच औरंगजेब हैव कॉन्क्यूरेड इन डिक्कन वेयर बीजापुर एंड द गोलकोंडा, बीजापुर और गोलकोंडा को भी इन्होंने जीत लिया था। इसे दक्कन में बड़ा इंटरेस्ट था। दक्कन में हर कोई जाने से जिसका रूह कांप जाता था, लेकिन औरंगजेब नहीं डरता था। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को भी जीत लिया था। हु वाज द रूलर ऑफ द गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687? अब्दुल हसन कुतुब शाह। हु वाज द रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1687? अब्दुल हसन कुतुब शाह। Which one of the following emperor had the highest number of Hindu general in the Mughal army? मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल किसने रखा था? तो उन्होंने औरंगजेब ने रखा था। उसके बाद क्रिएटर ऑफ बीबी का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ बीबी वाज औरंगजेब, ठीक है ना। वाज क्रिएटर ऑफ बीबी का मकबरा एंड टॉम्ब ऑफ बीबी वाज औरंगजेब। मतलब बीबी का मकबरा और टॉम्ब ऑफ बीबी किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। Which one of the following tomb is called second ताजमहल? The tomb of रबिया उद दरौनी। मतलब टॉम ऑफ रबिया उद दरौनी को मतलब सेकेंड ताजमहल कहा जाता है। इस जो सेकेंड ताजमहल जो टॉम्ब है उसको टॉम्ब ऑफ रबिया उद दरौनी कहा जाता है। Which one of the following tomb is called second ताजमहल? टॉम्ब ऑफ रबिया उद दरौनी। मोती मस्जिद इज द रेड फोर्ट एट दिल्ली वाज बुल्ट बाई औरंगजेब। मोती मस्जिद जो रेड फोर्ट इन दिल्ली जो बुल्ट किया गया था वो औरंगजेब के द्वारा बुल्ट किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं, समझ गए ना, मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बुल्ट बाई औरंगजेब, समझ गया। अब हम बात करते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो विच मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब परगना सरकार एंड द सूबा, परगना सरकार एंड द सूबा, ठीक है ना। तो परगना मतलब ये गांव हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये स्टेट हो गया, समझ गए ना। इसलिए ये भी क्वेश्चन हम समझ लिए। व्हाट वाज द डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? तो सरकार कहा जाता था। असेंडिंग आउट ऑफ द सिंह परगना सरकार एंड द सूबा। मीर बख्शी हेड ऑफ द आर्मी कहा जाता था, मतलब मुगल पीरियड में मीर बख्शी को। सुपरविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये लैंड रेवेन्यू भी करते थे सुपरविजन। मनसाबरी सिस्टम इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस बाय अकबर। मनसाबदारी जो सिस्टम था ये क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन मानी कहीं कोई करप्शन ना हो इसके बारे में इंश्योर करता था, इंट्रोड्यूस बाय अकबर।
प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम इन मुगल इंडिया, मतलब जो मेन इनकम का सोर्स होता था वो लैंड रेवेन्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड माल। लैंड रेवेन्यू को माल भी कहा जाता था। क्या माल है, ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं, तो वो लैंड रेवेन्यू का मतलब पैसा से रिलेटेड है। द मुगल एम्पायर हु प्रोविडेड द यूज ऑफ टैबाकू, वाची बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर ने टैबाकू की यूज पर रोक लगा दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम, डैम जो है वो कॉपर कॉइन होता है। देसाई रेवेन्यू कलेक्शन होता है। दीवान रेवेन्यू चीफ ऑफ ए प्रोविंस होता है। उसके बाद जरीब लैंड मेजरमेंट करता है। और बंटाई सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू करता है मुगल पीरियड में। अब म्यूजिक एंड पेंटिंग्स ऑफ मुगल पीरियड, मतलब मुगल पीरियड में म्यूजिक और पेंटिंग्स क्या था। द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग कौन किया था, फाउंडेशन कौन लेके गया था, तो हुमायूं। और जेनिथ किसके पीरियड में, मतलब पीक किसके पीरियड में धरा था, मुगल पेंटिंग रिच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर। शिफ्टेड इमेजेस फ्रॉम इलिस्ट्रेटेड मॉन्यूस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल, मतलब इलिस्ट्रेटेड मॉन्यूस्क्रिप्ट से एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट में किसने कन्वर्ट करा दिया था, जहांगीर ने। जहांगीर मेनली पैट्रोनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट, तो पेंटिंग। जहांगीर ने कौन से आर्ट को पैट्रोनाइज किया था, तो पेंटिंग को। द पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कन्नड़ स्कूल एंड द किशनगढ़, ये सारे पेंटिंग है, हमने पढ़ा भी है, ये सब पेंटिंग का नाम है। ऐसे देखने में लगेगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा या मतलब 12th क्लास में भी ऐसे आता है एक, मतलब उसको आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। तो वहाँ पे मतलब ये कोई कहेगा कि यार पता नहीं स्कूल लिखा हुआ है क्या है, लेकिन नहीं, ये एक पेंटिंग है। पहाड़ी स्कूल, राजपूती स्कूल, मुगल स्कूल, कृष्णगढ़, कंगड़ स्कूल, ये सब मुगल पीरियड के समय का एक पेंटिंग है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज मास्टर्ड बाय औरंगजेब, तो औरंगजेब के द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट मास्टर किया, दैट इज कॉल्ड वीणा। तानसेन टॉम लोकेटेड इन ग्वालियर, तानसेन टॉम कहाँ पे लोकेटेड है, ग्वालियर में। उसके बाद हु एमोंग द फ्लोइंग हैड गिवन पेट्रोनेज टू तानसेन बिफोर अकबर, राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा, मतलब अकबर से पहले तानसेन को किसने संरक्षण दिया था, तो राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा ने दिया था। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वाज रामतन्नु पांडे, तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या है, रामतन्नु पांडे। अब हम बात करते हैं मुगल का लिटरेचर। गुलबदन बेगम वाज द डॉटर ऑफ बाबर, इसने हुमायूं नामा लिखा है, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं है, तो ये बेटी थी, तो यानी कि हुमायूं उसकी बहन होगी, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग रोट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द मुगल, दैट इज कॉल्ड गुलबदन बेगम ने मुगल पीरियड के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को लिखा है। हु रोट हुमायूं नामा, तो दैट इज कॉल्ड गुलबदन बेगम। हु ट्रांसलेटेड बाबर नामा इनटू इंग्लिश, तो दैट इज कॉल्ड लेडेन एंड इरिस्किन। एंड बाबर जो है तुजु के बाबड़ी से रिलेटेड है, ठीक है ना। मतलब बाबर जो है तुजु के बाबड़ी है, बाबर का जो रिटनिंग है वो तुजु के बाबड़ी में है। उसके बाद अमरे सुहेली इज ए ट्रांसलेशन ऑफ पंचतत्व। अमरे सुलेही क्या है, पंचतत्व। पंचतत्व इज रिटन बाय विष्णु शर्मा, ये 14 लैंग्वेजेस में लिखा गया है, 15 फॉरेन लैंग्वेज में लिखा गया। तो इसका तो ट्रांसलेशन बनता है ना पर्सियन में, तो अमेरे सुहेली से इसका ट्रांसलेशन किया गया। अकबर नामा वाज कंपोज बाय अब्बुल फजल इन 7 है। अकबर नामा वाज कंप्लीट अब्बुल फजल का, और अब्बुल फजल का जो शायद रूलर था उसको जो है मतलब औरंगजेब या जहांगीर के द्वारा उसको रिवॉर्ड किया गया था, ठीक है ना। और अकबर नामा वाज कंप्लीटेड बाय अब्बुल फजल इन 7 कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल पीरियड जो पर्सियन, पर्सियन था। अच्छा एक और बात है, पर्सियन दिल्ली सल्तनत के समय में भी पर्सियन ही था, ओके, ऐसा कोई लैंग्वेज दूसरा नहीं था। तो याद रखिएगा पर्सियन लैंग्वेज दिल्ली सल्तनत के भी समय में था, मुगल, ये थोड़ा आसान है ना, क्योंकि पर्सियन ही एक ही है, तो याद करना आसान होगा। द पोएट हर्ट किंग हु रोट प्रेजिंग वर्सेस फॉर लॉर्ड कृष्णा अंडर द नेम ऑफ नागरी दास वाज राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह ने लॉर्ड कृष्णा का मतलब प्रेज किया है, उसको बड़प्पन दिखाया है इन द नेम ऑफ नागरी दास, ठीक है ना। मतलब लॉर्ड कृष्णा को प्रेज किया गया है इन द नेम ऑफ नागरी दास बाय राजा सावंत सिंह, ओके। तो ये था हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हमने कवर कर लिया है। और आगे अब हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है फेज 1 कंप्लीट करेंगे, वो भी घटना चक्र का। मतलब कहने का मतलब है ये चीज़ें अब ये बेयर मिनिमम है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम मिसलेनियस को कवर करेंगे और फिर लूसेंट को कवर करेंगे, तो मेरा ओवरऑल फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का, ओके। तो लेट्स सी आगे देखते हैं। इतना के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।